मैं डॉक्टर निधि माथुर, सह आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। आज हम विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में बात करेंगे। यद्यपि बालक का विकास हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है, लेकिन फिर भी कुछ तत्व वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को प्रभावित कर विकास में सहायता प्रदान करते हैं या विकास को अवरुद्ध करते हैं। तो बालक के विकास के पर जिन तत्वों का प्रभाव पड़ता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहला तत्व है जो कि हमारे विकास को प्रभावित करता है, वो है पोषण या न्यूट्रिशन। किसी भी बालक के विकास में पोषण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्भकालीन अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक प्राणी को जीवित रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए अच्छे और उत्तम पोषण की आवश्यकता होती है। शारीरिक विकास की दृष्टि से पोषण महत्वपूर्ण होता है। पोषण शरीर की वृद्धि और विकास में सेम उसी तरह से रोल प्ले करता है जैसे कोई बहुत बड़ा पेड़ जब बनता है तो उसके लिए जो खाद का जो रोल है वही हमारे पोषण का रोल है। संतुलित व पौष्टिक भोजन यानी उसमें पर्याप्त या सही मात्रा में प्रोटीन हो, वसा हो, कार्बोज हो, खनिज हो, विटामिन हो। अगर हम पौष्टिक आहार लेंगे तभी हमारी शारीरिक व मानसिक गतिविधियां सामान्य रूप से चलेंगी। दूसरा तत्व है इंटेलिजेंस या बुद्धि। किसी भी बालक की बुद्धि या उसकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं उसके विकास के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। कई एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिसमें कि ये निकल कर आया है कि जो तीव्र बुद्धि बालक हैं उनका विकास मंद बुद्धि बालकों की तुलना में शीघ्रता से होता है, क्योंकि उनमें जैसे नई बातों को सीखने की तत्परता व परिपक्वता होती है, जबकि मंद बुद्धि बालकों में इन चीज़ों का अभाव रहता है। ऐसे ही टर्मन ने बालकों पर पहली बार चलने और बात करने की अवस्थाओं का अध्ययन किया और टर्मन ने बताया कि बहुत जो प्रखर बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनकी चलने की क्रिया 13 महीने में, अर्थात 13 महीने में वो चलने लगते हैं और बोलने की क्षमता उनकी 11वें महीने में प्रकट हो जाती है, जबकि जो दुर्बल बुद्धि के बालक होते हैं उनमें यही क्रियाएं काफ़ी लेट, जैसे 30 महीने में, और बोलने की क्षमता उनमें 15वें महीने में प्रकट हुई। ऐसी और भी बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं। कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने बताया कि बुद्धि और जो काम शक्ति के उदय में भी संबंध होता है। जैसे प्रखर बुद्धि के बालक में काम शक्ति का उदय सामान्य बुद्धि के बालकों से 1-2 वर्ष पहले ही हो जाता है, जबकि दुर्बल बुद्धि के बालकों में ये बहुत लेट परिपक्व होता है या कई बार परिपक्वता नहीं आ पाती। अर्थात जो ये एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उनसे ये स्पष्ट हो गया कि बौद्धिक क्षमताएं काफ़ी हद तक हमारे विकास को प्रभावित करती है। फिर तीसरा तत्व है यौन या सेक्स, मेल या फीमेल। है ना, यौन भेद भी शारीरिक विकास को ही नहीं, मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है। जैसे देखा जाता है कि जन्म के समय जो लड़के हैं उनकी लंबाई लड़कियों की तुलना में कुछ अधिक होती है और बाद की अवस्था में लड़कियों का विकास तेजी से होता है और वे लड़कों की तुलना में पहले शारीरिक परिपक्वता प्राप्त कर लेती हैं। और काम शक्तियाँ भी लड़कियों में लड़कों से 1-2 वर्ष पूर्व ही आ जाती है और 10-11 वर्ष की अवस्था आने तक समान आयु की लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा कुछ अधिक लंबी हो जाती हैं। और बुद्धि के जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बुद्धि परीक्षण हुए, उनमें भी ये देखा गया है कि मानसिक विकास में भी लड़कियां लड़कों की तुलना में पहले मानसिक परिपक्वता प्राप्त कर लेती हैं। अगला जो तत्व है जो कि विकास को प्रभावित करता है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मतलब मानव शरीर के अंदर हमारे कुछ ऐसी ग्रंथियां पाई जाती है जो कि शरीर के लिए कुछ ऐसे स्रावों को निकालती है, उत्पन्न करती है, जो कि हमारे शारीरिक व मानसिक विकास के में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गले में हमारी जो पैराथायरॉयड ग्रंथि होती है वो अस्थियों के निर्माण में सहायता प्रदान करती है, जिससे कि शारीरिक विकास अच्छे से होता है।
इसी प्रकार थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करती है, जो शारीरिक व मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थाइमस और पीनियल ग्रंथि भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर वो बहुत अति क्रियाशीलता उनमें आ गई तो शरीर का सामान्य विकास रुक जाता है, और जिससे कि बच्चों में बचपनावस्था के लक्षण बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। गोनाड्स ग्रंथियों की कम क्रियाशीलता से किशोरावस्था आने में विलंब होता है। कई लोगों को बच्चों को हम देखते हैं कि बहुत समय तक उनमें किशोरावस्था के लक्षण उत्पन्न नहीं होते। किशोरावस्था के लक्षण यानी जैसे लड़के हुए तो उनके दाढ़ी मूछें आना, आवाज़ भारी होना, ये सारी चीज़ें आने में समय लगता है। और अगर गोनैड्स की क्रियाशीलता बढ़ जाती है तो यौन परिपक्वता जल्दी आ जाती है, यानी जो हमारा विकास है वो हमारे इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी पर निर्भर करता है। अगला तत्व है प्रजाति या रेस। कुछ साइंटिस्ट हैं जो कि ये कहते हैं कि प्रजाति विभिन्नता से भी हमारा विकास प्रभावित होता है। वो ये कहते हैं कि एक प्रजाति के लोग दूसरे प्रजाति के लोगों से न केवल शारीरिक गठन, वर्ण और आकृति में भिन्न होते हैं, बल्कि मानसिक योग्यता और बुद्धि में भी अलग अलग होते हैं। हालांकि कुछ साइंटिस्ट, इवन हर्लॉक ने भी इसको डिनाई करा है, मना करा है उसने कि ऐसा रेसिज्म कुछ नहीं होता, ऐसा प्रजाति का कुछ नहीं होता। फिर है रोग एवं चोट। अगर गर्भकालीन अवस्था से लेकर बाद की अवस्थाओं का बीमारी और आघातों का बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। अगर बचपन की कोई गंभीर बीमारी है, कोई मानसिक आघात है, तो उसका दुष्प्रभाव बालक के शारीरिक मानसिक विकास पर पड़ता है। और इसके विपरीत जो बालक बहुत स्वस्थ है गर्भकालीन अवस्था में भी और बाद में भी, तो उसका विकास सामान्य ढंग से होता है और वह सही समय पर शारीरिक व मानसिक परिपक्वता प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है घर का वातावरण। पारिवारिक वातावरण जो होता है वो बच्चों के कई रूप से बच्चों को के विकास को प्रभावित करता है। जैसे माता पिता के जो इंटरनल रिलेशंस होते हैं, आपसी जो संबंध है, पेरेंट का बच्चों के साथ जो संबंध है, परिवार में बालक की क्या स्थिति है, परिवार का क्या साइज़ है, कितने उसके भाई बहन हैं, पोषण की क्या विधियां हैं, ये सारी चीज़ें जो भी फैमिली एनवायरनमेंट को बताती हैं वो सब बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। यदि फैमिली का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, आंतरिक वातावरण बहुत अच्छा है तो और बालक का पालन पोषण बहुत उचित ढंग से हो रहा है, सीखने के उचित अवसर उसको प्रदान किए जा रहे हैं और सभी बच्चों को समान व्यवहार से देखा जा रहा है, बालक बालिका में कोई अंतर नहीं समझा, तो वहाँ के वो जो बच्चे हैं उनका विकास सभी क्षेत्रों में सामान्य ढंग से होता है। और इसके अपोजिट जिन परिवारों में अगर पेरेंट्स में, माता पिता में आपसी कोई तनाव है, बच्चों का पालन पोषण ढंग से नहीं किया जा रहा, या बालक बालिका वाला भेद रखा जा रहा है, या उन्हें सीखने के कोई पर्याप्त अवसर नहीं दिए जा रहे, तो वहाँ पर बालकों का विकास विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य ढंग से नहीं हो पाता है। अगला तत्व है पास पड़ोस का वातावरण, नेबरहुड एनवायरनमेंट। घर के वातावरण के साथ साथ बालक जिस वातावरण में रहता है उसका प्रभाव भी उसके विकास पर पड़ता है। यदि पास पड़ोस अच्छा है, खेलने के लिए उसके कोई साथी हैं, मित्र अच्छे हैं, तो उसका सोशल डेवलपमेंट, बालक का अच्छा सामाजिक विकास होता है। इसके अपोजिट ही अगर पास पड़ोस खराब है, बालक बुरी संगत में पड़ गया है, तो कई बार बच्चे अपराधी तक बन जाते हैं, तो उसका विकास नेगेटिव वे में प्रभावित होता है। फिर है विद्यालय का वातावरण। जनरली हम देखते हैं कि 5 वर्ष की आयु आते आते सभी बालक स्कूल जाने लगते हैं, तो विद्यालय के द्वारा बालक को विभिन्न क्षेत्रों में सीखने के अवसर मिलते हैं। अब विकास परिपक्वता के साथ साथ शिक्षण का भी प्रमाण है। ये हम बार बार कह रहे हैं कि परिपक्वता और शिक्षण दोनों का इम्पॉर्टेंट रोल है। तो जब हम स्कूल की बात कर रहे हैं तो शिक्षण की बात कर रहे हैं। अतः यदि विद्यालय का वातावरण अच्छा है, बालक को पर्याप्त ढंग से शिक्षण दिया जा रहा है, शिक्षक अपने व्यवहार और ज्ञान से बच्चों को
अच्छे से समझा रहा है, उसके पूरे डेवलपमेंट के लिए चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दे रहा है, तो बालक का विकास सही ढंग से होता है। फिर है सांस्कृतिक वातावरण। हर देश समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, उसके अनुसार ही प्रत्येक परिवार अपने बालकों का पालन पोषण करता है। अतः बालकों का विकास अपनी संस्कृति के अनुरूप होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारी भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति में काफ़ी अंतर होता है। पाश्चात्य संस्कृति में जो पला बड़ा बच्चा होता है वो प्रारंभ से ही ओपन थॉट्स का होता है, आदि हो जाता है ना, कि अपने हिसाब से निर्णय लेना, अपनी सोच होती है। जबकि भारतीय हमारी जो व्यवस्था है उसके अंदर हमारे यहाँ किशोरावस्था तक भी बच्चे स्वतंत्र नहीं होते हुए स्वयं निर्णय नहीं ले पाते। जो भी कुछ उनको निर्णय लेना होता है अपने परिवार से या बड़े लोगों से या किसी से भी आपस में राय लेकर या सोच समझकर बातचीत करके तभी लेते हैं। हम इतने स्वतंत्र नहीं है। ये सब किस चीज़ का फ़र्क है? हमारी संस्कृति का फ़र्क है। तो जिस संस्कृति में बच्चा पलता है, बढ़ता है, जहाँ उसको शिक्षण मिलता है, उस हिसाब से उसका विकास होता है। और लास्ट है शुद्ध वायु एवं प्रकाश। जहाँ हमने पोषण की बात करी थी कि वैसे ही पौष्टिक भोजन के साथ साथ शुद्ध वायु में जीने के लिए हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुद्ध वायु हमारे रक्त का शुद्धिकरण करती है, जिससे कोशिकाओं की कार्यक्षमता बनी रहती है और शरीर हमारा स्वस्थ होकर सुचारू रूप से कार्य करता रहता है। जैसे जो ग्रामीण परिवेश में पले हुए बालकों का बौद्धिक विकास चाहे जैसा भी, उनका शारीरिक विकास देखा गया है कि बहुत अच्छा होता है। इसके विपरीत जो शहरों में तंग मकानों में रह रहे हैं या प्राकृतिक शुद्ध वायु वगैरह नहीं मिल रही उनको, तो उन बच्चों का शारीरिक विकास भली भांति नहीं हो पाता। इसी का एक और एग्जाम्पल हम आइज़ की जो मतलब नेत्रों की ज्योति को बनाए रखने में का भी ले सकते हैं कि अगर पर्याप्त रोशनी मिलती है तो वहाँ उन बच्चों का फिज़िकल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। यदि प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था नहीं होती है तो कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए, नहीं तो बालकों की नेत्र ज्योति उससे प्रभावित हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे तत्व हैं जो कि हमारे विकास को प्रभावित करते हैं और जिनके ऊपर हमारा विकास निर्भर रहता है।